When 1.25 gram of a sample is chalk is strongly heated, 0.44 gram of carbon dioxide gas is produced. Determine percentage of pure CaCO3 in the chalk. तो मैंने क्या बताया था, जो प्योर कंपाउंड जितना प्योर होगा उतना ही उसी हिसाब से आपको मतलब यील्ड निकलेगा, ठीक है। तो आपको बोल रहा है चौक जो है, सो चौक मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट, बट ये इम्प्योर है 1.25 ग्राम, ठीक है। बट ये जो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है बताओ। प्रैक्टिकली कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 0.44 ग्राम, ठीक है। ओके, और थ्योरेटिकली कितना प्रोड्यूस कर रहा है, बोलो। मतलब कि ये आपको प्रैक्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है, थ्योरेटिकली इसको प्रोड्यूस कितना करना चाहिए। तो दिस वुड बी इक्वल टू, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल प्रोड्यूस करे तो 1.25 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1.25 डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरेटिकल अमाउंट एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल अमाउंट, ठीक है। ओके, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज प्योरिटी वुड बी इक्वल टू व्हाट, बोलो। प्रैक्टिकल बाय थ्योरेटिकल, तो 0.44 डिवाइड बाय 1.25 इंटू 1.25 बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 100 और एक परसेंटेज के लिए एक एक्स्ट्रा 100, ठीक है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है, एक सेकेंड, ज्यादा 100 हो गया क्या, सॉरी, ओके ओके ओके, यहाँ भी तो होगा ना, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। यहाँ भी क्या, ये मास है ना, तो इसको भी अपने को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलो, मोल्स में, ठीक है। डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.25 डिवाइड बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय 0.44 बाय 100, या फिर इसको 100 बाय 0.44 लिख दो और इंटू 100, ठीक है। ओके, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपको 0.44 1, उल्टा लिख दिया यार, थ्योरेटिकल बाय प्रैक्टिकल बाय थ्योरेटिकल है 0.44 बाय 100 इंटू क्या हो जाएगा 100 बाय 1.25 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से कट गया, ठीक है। 0.44 डिवाइड बाय 1.25 कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना आ रहा है, ये गलत डिवाइड कर दिया ना 100 से, मास इसका मास कितना होता है 16 ना, 16 से डिवाइड, तो 16 और प्लस 40, इसलिए 56, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 0.44 बाई 56, दिस इज प्रैक्टिकल, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इज 100 बाय 1.25 बाय 100, तो मल्टीप्लीकेशन में 100 बाय 1.25 हो जाएगा और इनटू 100, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 80%। कोई दिक्कत किसी को भी, जस्ट क्या करना है अपने को, बोलो, प्रैक्टिकल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 करना है, ठीक है। अरे बोलो, समझ में आया सबको, यस सर। Yes. ठीक है। चलो, नाउ द नेक्स्ट इज concentration, next is concentration, ठीक है, concentration टर्म्स, ठीक है। तो इस सेक्शन को पढ़ने से पहले concentration बेसिकली अपन निकालते किसके हैं बताओ बेटा, बोलो, सॉल्यूशन का, है ना। ये सॉल्यूशन का concentration इतना है, ये सॉल्यूशन का concentration इतना है। आ रही बात समझ, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, बोलो। बेसिकली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, अरे बोलिए, The solution. सॉल्यूशन बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, और सॉल्यूशन में किस पर्टिकुलर सब्सटेंस के किस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, इसका रिलेटिव कंपैरिजन हम करते हैं एक टर्म से जिसको अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली, कॉन्सेंट्रेशन को बेसिकली अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे अपन एक जनरल डेफिनेशन बता रहा हूँ, मतलब कि कितना सॉल्यूट है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक ये तरीका है, और इससे सारे के सारे एक्सप्रेशंस को आप ऐसे ही डिफाइन करते हो। या एक दूसरा क्या है, बोलो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मोलैलिटी, एक्सेप्ट मोलैलिटी, मोलैलिटी में क्या हो जाता है बेटा,
मोलैलिटी में क्या हो जाता है बोलो, ऊपर सॉल्यूट तो होता है बट नीचे क्या हो जाता है बोलो, सॉल्वेंट हो जाता है, सॉल्वेंट का अमाउंट। बाकी हर जगह ऊपर क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एंड नीचे क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ दिस अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इज एक्सप्रेस्ड इन मेनी काइंड्स। बहुत सारे तरीकों से आप अमाउंट को एक्सप्रेस करते हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट इन आप करना कैसे चाहते हो, ठीक है ना। और इसी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है सो कंसंट्रेशन टर्म्स है, जहाँ पे हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो दिस अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, लेट्स से फ्रैक्शन, पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसी भी टर्म में, बहुत सारे टर्म्स में हम इसको क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना सॉल्यूट, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना सॉल्यूट, ठीक है ना। इसी को अपन बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 100 ग्राम का, एक 100, आप लोग वैसे ये 9th क्लास में बेसिक पढ़ चुके हो, एक 100, मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन हम बनाते हैं 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाते हैं। एक केस में इसमें क्या है कि 40 ग्राम शुगर है और आपको क्या नाम है 60 ग्राम वाटर है। दूसरे केस में आपको 50 ग्राम शुगर है और 50 ग्राम वाटर है। किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सर बताइए, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? अरे बोलो, अरे कौन ज्यादा मीठा लगेगा, आसान भाषा में पूछ रहे हैं, कौन ज्यादा मीठा है? 50 ग्राम वाला। 50 वाला। हम बोलते हैं ना दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, उसका मतलब क्या, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है बोलो, ज्यादा है। मतलब कि यहाँ अगर देखो तो दोनों को जोड़ के क्या हो रहा है, 100 ग्राम हो रहा है। तो पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का अमाउंट जिसमें ज्यादा होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बेटा, बोलो, ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो बेटा हाँ। ठीक है, अब समझ में आया सबको? अरे बोलिए, आया कि नहीं आया? आया? Yes, sir. इससे तो बोला करो, इतना ढीला नहीं चलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है क्या, बोलना है, ठीक है। चलो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट इन विच टर्म वी रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, देयर आर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, ओके। तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। फ्यू ऑफ देम क्या क्या है, कुछ जो हमको पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं देखिए। पहला, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड इज मोलैरिटी, ये सब आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। एक तरह से आपका रिकैप होगा, ठीक है। जो भी फाउंडेशन पर है बीएमसी वो तो पढ़ ही चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उनको कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो से, ठीक है। चाहे कोई पढ़ के आया हुआ है, नहीं आया हुआ, दैट डजंट मैटर, सबको जीरो से ही पढ़ाएंगे। फोर्थ इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ओके। फिफ्थ इज परसेंटेज कैलकुलेशन। सिक्स्थ इज नॉर्मेलिटी, ठीक है। सेवेंथ इज सेवेंथ इज व्हाट, पीपीएम, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं बट वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। ये मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स है। आ रही बात समझ में? अरे बोलो, यस समझ सर। में आ Yes, रहा sir. है? अब एक चीज सर ध्यान ये रखिएगा, लास्ट पॉइंट क्या है? पीपीएम 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 पता नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब एक चीज जो नोट करने वाली बात क्या है बेटा, नोट करने वाली बात क्या है कि मैंने क्या बताया कि हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है बोलो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एक्सेप्ट मोलैलिटी, ठीक है, वहां सॉल्वेंट होता है बट एक तरह से वही है कि सॉल्यूट कितना सॉल्यूशन है, ठीक है, यही एक्सप्रेस करता है। तो बेसिकली क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या आप नंबर ऑफ मोल्स को वेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते? अरे बोलो, कर सकते हो कि नहीं? अरे यस बोलो, क्या आप नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर सकते अगर आपको डेंसिटी पता हो?
कर सकते हैं? यस कर सर। सकते हैं ना। तो बेसिकली इससे क्या पता लगता है कि हर कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो हर एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, कि एवरी कंसंट्रेशन टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। तो इससे क्या होता है ना कि अगर अपन को सबका कन्वर्जन याद है ना, तो फिर फॉर्मूला में सेट करके आंसर निकालना क्या होता है, आसान होता है। तो वो आपका काम है, आप याद करो। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कंसंट्रेशन टर्म, अनदर कंसंट्रेशन टर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो हाँ। आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, क्लियर है यस। एकदम अच्छे से? चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, नाउ लेट्स बिगिन डिफाइनिंग देम वन बाय वन। ठीक है, तो पहला अपना स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन? तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स present पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पर लीटर, हर एक लीटर में, एक लीटर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है ग्राम में, उसी को अपन क्या बोलते हैं? बोलो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को बेसिकली अपन कैसे इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं? तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन, बोलो, ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या इसमें डिफाइन कर सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और इसी को अगर आपको परसेंटेज में लिखना हो तो परसेंटेज स्ट्रेंथ में क्या हो जाता है? सिर्फ परसेंटेज किसी चीज का निकालते हैं तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज निकालते हैं तो क्या हो जाता है? बोलो, 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अरे बोलिए हाँ कि ना? अरे हो जाता है ना? अरे बोलिए सर। हाँ सर। यस। हाँ सर। ठीक है, ओके ग्रेट। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? हाँ बेटा, बोलो, नहीं है ना? नहीं सर। नो सर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं मोलैरिटी पे। ठीक है, अच्छा चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपको ऐसा लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन एग्जांपल, ठीक है, 60, या छोड़ दो इसको, बाद में बताऊंगा, बाद में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज व्हाट? बोलो बेटा, मोलैरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म। इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका यूज, मोलैरिटी टर्म का जो यूज है ना, वो सबसे ज्यादा आप देखने के लिए मिलेगा आपको पूरे के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में। बेसिकली ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर अपने आप में क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री है ना? ये चैप्टर क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही है ना? मतलब आप इस चैप्टर का यूज पूरी जगह है। जैसे जस्ट लाइक कि अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें स्टार्टिंग पढ़ते हो ना, यूनिट एंड डायमेंशन, है कि नहीं? ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन क्या है? एक अपने आप में क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है। उसी तरह मोलैरिटी क्या है, सॉरी क्या नाम है, जो मोल कॉन्सेप्ट है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। ठीक है, अगर ये आएगा तो आपको बाकी टॉपिक्स पढ़ना काफी आसान होगा। ठीक है, तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो मोलैरिटी बेसिकली होता क्या है? तो इट इज द नंबर, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स of solute, number of moles of solute present present per liter of solution, present per liter of solution। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए हाँ। अरे बोलो। यस सर। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे अपन? बेटा बोलो, मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? मोलैरिटी को अपन डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो दिस इज मोलैरिटी। और इसको पढ़ते कैसे हैं बेटा?
इसको पढ़ते हैं हम मोलर, इसको ये जो m है ना, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, m को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मोलर। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर कोई है, इसका आंसर मान लो 0.2 आया, तो अपन क्या बोलेंगे, अगर लिखा हुआ 0.2 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 0.2 मोलर। समझ में आई बात? अरे बोलिए, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ओके, बहुत अच्छे, ठीक है। ओके, अब इसको आप चाहो तो और भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का आपने वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया। फिर इसी तरह अगर आप मोलैरिटी को और भी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मिली मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, सब कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो मिली का मतलब क्या होता है, इनटू 10 टू द पावर 3 होता है ना। अगर नंबर ऑफ मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बोलो, इनटू 10 टू द पावर 3 करेंगे ना। अरे बोलो, Yes, sir. ठीक है। उसी तरह अगर लीटर में वॉल्यूम है, उसको एमएल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से क्या करेंगे, इनटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऊपर 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 कैंसिल आउट, तो फिर क्या होगा बोलो, डायरेक्ट लिख सकते हैं मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोले बेटा हाँ कि ना? यस सर। सबको आ रहा है, ठीक है। और भी जैसे चाहो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब एक सवाल देता हूँ छोटा सा एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का शायद प्रॉब्लम नंबर 1.7 है, ठीक है। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज calculate the molarity of NaOH. Calculate the molarity of NaOH in the solution. In the solution prepared by dissolving its 4 gram, dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution. अब इस तरह के सवाल पूछता नहीं है एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सब बहुत इजी कैटेगरी में आता है, ठीक है। जल्दी से बनाइए इसको, ये सब 9वीं 10वीं के लेवल के सवाल, फटाफट बनाइए। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3:36 में पूछना।
हाँ बेटा, 14 लोगों के ही आंसर आए हैं। चलिए देखिएगा बेटा कैसे बनेगा। बोला है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, ठीक है, इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको देखिए वेट ऑफ, आपको NaOH का मोलैरिटी निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब NaOH कितना 4 ग्राम, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोला है कि कितना बेटा 250 ml, ठीक है। तो 250 ml है, अब 4 ग्राम सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा बताओ। Number of moles of solute is given weight by molar mass. So 4 divided by molar mass of NaOH is how much? 23 plus 16 plus 1 that is 40. So this is 1 by 10 moles. ठीक है, 10 moles that is 0.1 mole. ओके ओके बहुत अच्छे। अब वॉल्यूम कितना है सर 250 ml, तो 250 ml मतलब कितना हो गया बोलो 0.25 लीटर, है ना बेटा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछे लीटर, नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अरे बताओ ये कितना आ जाएगा बोलो। अरे बोलो, दिस इज 10 by 25 दैट इज 1 by 2.5, तो दिस इज इक्वल टू 0. तो मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू व्हाट बोलो 0.4 मोलर। तो दिक्कत है किसी को, अरे नहीं बोलो। सर। ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एक बेसिक नोट में देखिएगा, पॉइंट में बताता हूँ नोट में, ठीक है। देखिए बेटा मोलैरिटी जो है उसको अपन एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो वी एक्सप्रेस इट एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, ठीक है। सो आई कैन से दैट मोलैरिटी इज मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट वॉल्यूम, लिख सकते हैं बोलो बेटा, बोल सकते हैं ना, है कि नहीं। हाँ सर। एंड वी ऑल्सो नो दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो एनर्जी बढ़ती है और किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। तो बेसिकली हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बोलो टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है कि मोलैरिटी एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आ रही बात समझ में, मतलब कि अगर मान लो कि कहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जस्ट लाइक कि अगर आप आर्कटिक ओशियन में एक शुगर वाटर के सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालोगे तो वह क्या आएगा अलग आएगा, और सहारा डेजर्ट में निकालोगे तो क्या आएगा बोलो अलग आएगा, बिकॉज ये किस पे डिपेंड करता है बोलो टेम्परेचर पे डिपेंड करता टेम्परेचर। है। वैसे भी अपन जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता ही है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें डायरेक्टली वॉल्यूम टर्म आ जा रहा हो, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें डायरेक्टली वॉल्यूम टर्म आ जा रहा हो, वो क्या होता है टेम्परेचर के डिपेंडेंट होता है। जस्ट लाइक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में भी क्या है बेटा, स्ट्रेंथ भी ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, अरे बोलो। तो इसका भी क्या होगा बोलो, स्ट्रेंथ भी क्या होगा बोलो टेम्परेचर पे डिपेंड टेम्परेचर करेगा। का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन आर आर बोलो व्हाट टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। इनफैक्ट 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 every every concentration term every concentration term in which which is directly related to volume, directly related to volume depends upon temperature, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ऐसा कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम टर्म आ जा रहा हो उसके फॉर्मूला, वो टेम्परेचर पे डिपेंड जरूर से जरूर करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई बोलो बेटा, हाँ जी। ठीक है, सबको क्लियर है, सबको यस सर। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है बहुत अच्छे। ठीक है एक और सवाल देता हूँ।
क्वेश्चन इज 117 gram NaCl is dissolved in 500 ml aqueous solution. Find the molarity of solution. ठीक है। अच्छा, एक और टर्म लिख लीजिएगा क्या, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन या क्या नाम है सॉल्यूट इज नॉट गिवन, या इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज नॉट given, consider volume of solution is equal to volume of solvent. मान लेते हैं कि ऐसा कोई टर्म है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, सिर्फ मास दिया हुआ है, तो मान के चलिए कि जिसको जो भी आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं उससे सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, उतना ही है। जैसे आपने पढ़ा है ना 9th क्लास में मैटर इन और सराउंडिंग में, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट इंक्रीजेस ऑन एडिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो ये होता है, कब तक होता है, जब तक कि आपको सॉल्यूट का अगर वॉल्यूम मेंशन नहीं किया है डायरेक्टली, तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम सॉल्यूट के ऐड करने से बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये मैं अभी फिलहाल के लिए बता दिया हूँ, आगे आपको प्रॉब्लम करते समय काम आएगा। जैसे, ठीक है ना, जैसे यही क्वेश्चन में देख लो ना, यहाँ पे क्या है, NaCl का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, जो बोला 500 ml जो है सब पानी में डाल रहा है, ठीक है, तो इससे ऐसा नहीं है कि पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको भी साथ में बनाइए। पहला वाला तो बहुत आसान है लास्ट नोट समझ नहीं आया। बेटा, 9th क्लास में पढ़ा है ना कि वॉल्यूम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्योंकि मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है इसलिए ओवरऑल वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। जी सर। तो वही चीज तो है, मैंने यही बोला कि जब तक वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट नहीं दिया हो तब तक आप मान के चलिए कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा सॉल्यूट का ऐड करने से, ठीक है, मतलब उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में ही जाकर बैठ जाएगा, अनलेस एंड अनटिल द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इज गिवन। ठीक है, अगर आपको बोला है कि 10 ml of alcohol is added to 100 ml of water, then obviously the total volume of solution is 110 ml. But if it is given that 10 gram of NaCl is added to 500 ml of water, ठीक है, find the molarity. अब now you don't know the how will you calculate the total volume of solution, कैसे निकालोगे? अगर वहां पे आपको सिर्फ सॉल्वेंट का वॉल्यूम मेंशन किया हुआ है, सॉल्यूट के वॉल्यूम को निकालने का कोई तरीका नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई आपको सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के इक्वल वॉल्यूम मानना है, और ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई साइंस नहीं, इट इज जस्ट अबाउट कॉमन सेंस। बात समझ में आई? यस सर। फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 0.2 molar HCl solution for the complete neutralization of 0.4 molar 40 ml of NaOH solution। ठीक है, बनाइए। 552 तक टाइम दिया है, 552 सॉरी 352 तक।
हाँ बेटा हो गया। हाँ सर। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो काफी आसान है। पहला क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा बताओ। 117 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बेसिकली इन 500 ml एक्वा सॉल्यूशन मतलब 500 ml का आपको सॉल्यूशन बनना है पानी और इसका, ठीक है। तो ऑब्वियस चीज है, अब NaCl का सॉल्यूशन है तो फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ NaCl सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज गिवन मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaCl इज व्हाट 58.5 that is equal to what 2 moles. Volume of solution is 500 ml that is half liter, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 डिवाइड बाय 1/2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट इज इक्वल टू 4 मोलर। कोई दिक्कत किसी को भी, बोलिए कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़ जाऊं। अरे बोलो बोलो बोलो। Yes. ठीक, गुड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर 2, ठीक है, आंसर 2, ठीक है। नाउ अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्या है, बोल रहा है कि HCl का सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन है और NaOH का सॉल्यूशन है, ठीक है। बोल रहा है क्या HCl की जो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की वो 0.2 मोलर है और इसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है निकालनी है, नहीं पता, ठीक है। ओके, और NaOH की सॉल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी है 0.4 मोलर और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 48। तो आपको पूछ क्या रहा है, फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, पूरी तरह से रिएक्शन हो जा रहा है सर, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर इनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो दिस विल फॉर्म व्हाट, NaCl प्लस, बोलो H2O, है ना। और अगर ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो आप ये बोल सकते हो ना कि ये, पहली चीज देख लो ये बैलेंस्ड है कि नहीं, बैलेंस्ड नहीं है ना। बैलेंस करो इनको, कैसे होगा बैलेंस, कहाँ क्या लगाएंगे बताओ। वैसे तो आप इसको स्टोकियोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन बैलेंसिंग से ये थोड़ा आसान पड़ेगा, बोलो। बैलेंस्ड ही है ना। Sir, balanced सर है. बैलेंस्ड है। ओके ओके, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या इस बैलेंसिंग, ये बैलेंस्ड ऑलरेडी, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाय मोल मोल एनालिसिस भी और नॉर्मली भी, बोलो है कि नहीं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी मोलैरिटी इनटू इसका वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम तो अपने को पता नहीं, लेट द वॉल्यूम बी V, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज 0 मोलैरिटी इज 0.2 इनटू वॉल्यूम इज V, V लीटर मान लेते हैं, ठीक है, इजिकल टू, सॉरी V ml मान लेते हैं। ml क्यों मानना हो, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों में ml हो जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। और इधर मैं क्या मान लेता हूँ, इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपको ये ml को लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि दोनों तरफ जो वॉल्यूम का यूनिट है वो कट जाएगा, मोल्स का जो भी है यूनिट दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो। तो आप किसी भी एक्सप्रेशन में आप एक्सप्रेस कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स को भी और वॉल्यूम को भी, बस ये ध्यान में रखना है कि लेफ्ट में अगर मिली है तो राइट में मिली, लेफ्ट में अगर लीटर है तो राइट में लीटर, मतलब जो भी लेफ्ट में है वही राइट में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ओवरऑल तो दोनों को कटना ही है यूनिट को। अरे बोलो हाँ कि ना। यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 0.4 इंटू 40 डिवाइड बाई 0.2, ये हो गया 2 टू द 4, सो दिस इज इक्वल टू 80। सो द मिनिमम वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन विल बी इक्वल टू 80 ml। कोई दिक्कत है बेटा, अरे बोलिए, नो सर। कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है, चलिए No, sir. ओके ग्रेट। चलिए नाउ नाउ लेट्स डिस्कस सम सब टॉपिक्स ऑफ मोलैरिटी, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के केसेस देखते हैं मोलैरिटी, क्या स्पेशल केसेस है। तो फर्स्ट वन इज मोलैरिटी ऑफ, क्या नाम है, डाइल्यूशन। फर्स्ट वन इज डाइल्यूशन। अब ये डाइल्यूशन लॉ बेसिकली है क्या, ये समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन मिल गया,
जिसकी मोलैरिटी है, और सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंसेस, दो सॉल्यूशन मैंने लिया, एक सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन से नहीं, एक सॉल्यूशन लिया, मान ले किसी भी चीज का, किसी भी चीज का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1, ठीक है, और इसमें कुछ मैंने क्या किया कि सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, प्लस कुछ सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, जो भी सॉल्वेंट है, ठीक है, जैसे लेट से वाटर सॉल्वेंट है तो कुछ वाटर ऐड कर दिया, मान लेते हैं सॉल्यूशन NaCl का सॉल्यूशन है, तो NaCl का सॉल्यूशन है, उसमें मैंने कुछ पानी ऐड कर दिया, तो पानी ऐड करने से क्या होता है, अगर आपने शरबत बनाया है, रस है, आपने किसान का स्क्वैश बनाया घर में और उसमें और पानी डाल दो तो उससे क्या हो जाता है, वो फीका हो जाता है ना, अरे बोलो, डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट हो जाता है, एग्जैक्टली फीका हो जाता है, ठीक है, तो फीका हो गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, तो इसकी मोलैरिटी m1 से चेंज होकर कितनी हो गई, मान लेते हैं आप इसकी नए वाले की मोलैरिटी m2, और क्योंकि आपने सॉल्वेंट ऐड किया तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो वॉल्यूम मान लेते हैं इसकी v2, वॉल्यूम कितनी हो गई बेटा, बढ़ के कितनी हो गई बोलो, v2 है, कोई दिक्कत है, अरे बोलो, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कंटेनर 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कंटेनर 1 कितना है बेटा, बताना जरा, क्या मैं इसको मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, m1 इनटू v1, अरे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बाय वॉल्यूम होता है, तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। यस सर। उसी तरह अगर मैं इसका बोलूं कंटेनर 2 का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो कैन आई राइट इट m2 इनटू v2, लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। अब एक चीज बताइए, कंटेनर में आपने क्या ऐड किया, सॉल्यूट या सॉल्वेंट या दोनों, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, तो क्या सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मास चेंज होगा, नो सर। नहीं चेंज होगा, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कंटेनर 1 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या, बोलो, इन कंटेनर 2, सो यहां से फॉर्मूला आ जाता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, तो याद रखिएगा कभी भी अगर आप, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन व्हाट, बोलो, सेकंड केस, ठीक है, ओके, क्योंकि आप याद रखिएगा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, मतलब आप क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्यूट के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर इसको मैं जनरल लिख दूं तो इन जनरल क्या लिख सकते हैं आप, इसको जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, बताओ, अगर n टाइम्स हम डाइल्यूट करते हैं तब भी m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 इज इक्वल टू m3 v3 इज इक्वल टू m4 v4 एंड सो ऑन mn vn, कोई दिक्कत है बेटा किसी को भी, बोलिए, No, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, नोट करना है। करो जल्दी करो, नोट करके बता दीजिएगा हो गया। जी सब हो गया। ओके बेटा, चलो, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ वेराइटी, ठीक है, दैट इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, ये भी एक टाइप ही है, ये भी बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। लेट्स से मैंने दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए, मैंने दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए, बस आपको ध्यान ये देना है कि दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, अगर पहला सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन है तो दूसरा भी सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन होना चाहिए, ये नहीं कि एक चीनी और पानी का है और एक पानी और नमक का है, आ रही बात समझ में, ठीक है, दो लिया सॉल्यूशन मैंने, ठीक है, और लेट्स से जो पहला कंटेनर है, जो पहला कंटेनर है उसकी जो मोलैरिटी है ये m1 है और वॉल्यूम इसकी v1 है, ठीक है, ओके, दूसरा कंटेनर है सेम सॉल्यूशन का, m2 है और इसकी वॉल्यूम है v2, अब मैंने क्या किया, इन दोनों कंटेनर को उठा के
इन दोनों कंटेनर के अंदर जो भी माल था, ये सारा माल को उठा के एक तीसरे कंटेनर, क्या किया बेटा, एक तीसरे बड़े कंटेनर में। अब ये कंटेनर का लेट से मोलैरिटी हो जाती है M3, है M3 और वॉल्यूम है V3। समझ में आ रहा है बेटा, बोलो हाँ कि नहीं? अरे बोलो, सबको आ रहा है समझ में? मैंने क्या बोला? दो कंटेनर लिए डिफरेंट डिफरेंट, मान लिए दो आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया है, एक कम मीठा एक ज्यादा मीठा, दोनों को मिला के एक जार में डाल दिया, जग में डाल दिया, एक तीसरा सॉल्यूशन बन गया किसकी कुछ मोलैरिटी हम मान लेते हैं M3 है, वॉल्यूम है V3। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ, हाँ बोलो। सर यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्यूशन एक ही, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, दोनों सेम होना चाहिए, तभी तो आप नंबर ऑफ मोल्स को ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ कर सकते हो ना। अब कैसे करोगे? आप जानते हो ना, अगर दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं तो फिर आप मोलैरिटी अगर आप निकालते हो तो किसका निकालते हो? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट, यही करते हो ना बेटा, बोलो। तो सॉल्यूट तो कोई यस सर। पर्टिकुलर सॉल्यूट का ही निकालोगे ना, एक ही सॉल्यूट का निकालोगे ना, दूसरे सॉल्यूट का। अगर आप दो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन ले लेते हो तो फिर तो आपको इंडिविजुअल एक एक सॉल्यूट का मोलैरिटी निकालना पड़ेगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो यस आप सर। एक NaCl का तो दूसरा भी NaCl, तभी तो वो चेंज होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर आप उसके बदले मान लो शुगर का ले लेते हो तो फिर आपको वो डाइल्यूशन लॉ हो गया एक तरह से। आ रही बात समझो? अगर आप एक सॉल्ट का लेते हो शुगर का लेते हो, दोनों को मिक्स करते हो, आप पूछते हो कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट कितना है, तो फिर आपको टोटल वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा सॉल्यूशन का, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो फिक्स ही है। समझ में आया? तो वो डाइल्यूशन लॉ की तरह ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होना यस चाहिए, सर। दोनों का एक ही चीज का होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके, ठीक, देखिएगा। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कंटेनर 1 कितना है, बोलो कितना हो जाएगा? कितना लिखेंगे अगर मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1 है तो? अरे बोलो। सर M1V1। गुड। क्या आपको छोड़ के बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है क्या कि बहुत ज्यादा आने लगा है? चौड़ में हो तो भाई क्लास आने की जरूरत नहीं है। दो तीन लोगों को छोड़, तीन चार लोगों को छोड़ के कोई बोल नहीं रहा है। अगर ज्यादा चौड़ है तो क्लास आने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत सारा कोचिंग है। ठीक है, जो इसे कम कम फीस पे पढ़ा देते हैं, जाके ज्वाइन कर लो। पढ़ना है तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कंटेनर 2, सवाल पूछने के लिए कभी मना किया है क्या? M2V2। क्या हो जाएगा बेटा? M2 इंटू M2V2। ठीक है, नहीं आ रहा है तो बोलिए कि सर मेरे को नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बता दो। ये क्या कि रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, और जब एग्जाम के टाइम आएगा, जब हालत खराब होगी तो रोते रोते आओगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूट इन कंटेनर 3 कितना हो जाएगा बेटा, बताओ? क्या मैं लिख M3V2। V3। गुड, गुड बेटा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, क्या मैं ये अगर इन दोनों सॉल्यूशन को जब मैंने मिलाया है, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड हो गए हैं? हो Yes, sir. जाएगा ना। दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें जो है और इसमें जो है, दोनों तो ऐड हो रहे हैं ना। जब हम कंटेनर को ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूट का भी अमाउंट ऐड हो रहा है, सॉल्वेंट का भी अमाउंट ऐड हो रहा है। अरे बोलिए हाँ कि ना, हो रहा है हाँ ना? सर। हाँ सर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कंटेनर 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कंटेनर 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कंटेनर 2? लिख सकते हैं, ठीक है ना। इवन आप सॉल्वेंट के लिए भी ऐसा लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कंटेनर 3 बोलूँ तो M3 इंटू V3, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कंटेनर 1 इज M1 इंटू V1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कंटेनर 2 इज M2 इंटू V2। ठीक है, सो यहाँ से अगर मेरे को कोई बोले कि M3 का मोलैरिटी बताओ थर्ड कंटेनर का, तो हम इसको लिख, वैसे तो यही आपको फाइनल इक्वेशन है, इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बस लिख दे रहा हूँ मजा के लिए, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M1V1 प्लस, बोलो क्या लिखेंगे, M2V2. M2V2। गुड, ठीक है, डिवाइडेड बाय V3। V3। गुड, ठीक है, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V3। और V3 बेसिकली क्या है, बोलो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन कंटेनर 3। क्या जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 3 होगा दैट वुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2? यस बोलो, सर। सही यस बोल रहा हूँ ना सर। मैं? तो M3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, बताओ? क्या मैं लिख सकता हूँ M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2? समझ में आया?
हाँ सर। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को मिलाता हूँ, तो n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को मिलाता हूँ और फाइनल सॉल्यूशन की अगर मैं ये निकालता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जनरलाइज करता हूँ इसको मैं, और फाइनल सॉल्यूशन की अगर मोलैरिटी निकालता हूँ, कैपिटल M मान लेता हूँ, कैपिटल M इज द फाइनल मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मिक्स्ड ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सारे n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो जाएंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 V3 प्लस डॉट 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 Mn Bn, और सबका वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए, दैट वुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Bn। कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। ग्रेट, चलो तो एक और सवाल देता हूँ, थोड़ा सा गुड सवाल है, गुड गुड टाइप, गुड नहीं है मतलब ठीक ही है, जैसी ही है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ वाटर, बस इतने। 5 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोचने के लिए और बनाने के लिए, आसान सवाल है। 4:15 तक का टाइम दे रहा हूँ, 4:15।
कितना है बेटा? 55.555555555। ओके, देखिएगा बेटा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि एक ही चीज है, ये प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिए, दिस इज अ प्योर सब्सटेंस, इसमें एक ही कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, इसमें एक ही कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट भी वाटर ही है, सॉल्वेंट भी वाटर ही है, ठीक है, और सॉल्यूशन तो ऑफ कोर्स वाटर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी हम वाटर का ही निकालेंगे, सॉल्वेंट भी वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर छोड़ के तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट सब, ये तो परसेप्शन है ना बेटा, सॉल्यूट किसको मानते हो, सॉल्वेंट किसको मानते हो। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट सब वाटर है, सॉल्यूशन भी वाटर। ठीक है बेटा, तो यहां से अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, कुछ टाइम पहले आपको रिलेटिव डेंसिटी बताते समय मैंने बताया था कि डेंसिटी ऑफ वाटर को आपको कितना कंसीडर करना बेटा, 1 ग्राम पर एमएल। कितना कंसीडर करना बेटा, 1 ग्राम पर एमएल, या फिर इसको आप 1000 ग्राम पर लीटर भी लिख सकते हो, 1000 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो अगर मैं नंबर लेट से मैं मान लेता हूँ, लेट द सॉल्यूशन बी ऑफ 1 लीटर, क्योंकि अपन को कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कुछ भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन उसका सेम ही होगा। ठीक है, जस्ट लाइक कि अगर आप मान लो कि एक ड्रम में शरबत बनाते हो और उसको एक जग में निकालते हो, तो जग में जो शरबत है वो कम मीठा नहीं होता, इट इज इक्विवेलेंट, जितना मीठा जग का शरबत होगा उतना ही मीठा मीठा ड्रम का शरबत होगा, उसको ग्लास में डाल दोगे तो भी उतना ही मीठा होगा। तो टोटल ओवरऑल वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सॉल्यूशन का। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी 1 लीटर मान लूं, तो क्योंकि इसका डेंसिटी आपको क्या है, 1000 ग्राम पर लीटर है, तो अपने आप जो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, बोलो, 1000 ग्राम हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट तीनों क्या है, बोलो, सेम ही चीज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? यस ठीक है, सर। तो क्या अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर आपने वॉल्यूम इसको 1 लीटर माना है सॉल्यूशन का, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपने आप हो जाता है 1000 ग्राम, और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वाटर है तो 18। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बोलो, 55.5। ठीक है, अब आपको निकालना क्या बेटा, मोलैरिटी। अब नाउ मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divide by volume of solution in liters. Now number of moles of solute is 55.5 and volume of solution आपने कितना बना, 1 लीटर, so it is equal to 55.5 मोलर। अब ध्यान में रखिएगा कि ये आपको याद रखना है, रिमेंबर, कि प्योर वाटर की जो मोलैरिटी होती है वो 55.5 मोलर होती है। आ रही बात समझ में? अगर कोई सर दिक्कत है बेटा, हाँ बोलो। सर एक बार वो बता दीजिए, आपने ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले? क्या बेटा? सर ये आपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले, एक बार वो बता दीजिए। बेटा सॉल्यूट जो है, मैंने क्या बोला कि प्योर सब्सटेंस है, इसमें सॉल्यूट भी वाटर है, सॉल्वेंट भी वाटर ही है। ठीक है, अब मैंने बोला है कि सॉल्यूशन को 1 लीटर का मान लेते हैं, तो अगर सॉल्यूशन 1 लीटर है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, बिकॉज डेंसिटी इज 1000 ग्राम पर लीटर। तो मैंने बोला कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट तीनों सेम चीज है, तो जो भी वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वही वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। नहीं समझ में आया? यस सर। ओके, गुड। तो इसको याद रखिएगा, मोलैरिटी ऑफ वाटर इज 55.5 मोलर। एक्चुअली एक दो बार क्या हुआ है ना कि जैसे स्टेट वगैरह के एग्जाम में क्या है ना कि डायरेक्टली पूछ देता मोलैरिटी ऑफ वाटर इज, अब वहाँ आदमी चकराते रहता है कैसे निकाले, तो ये चीज याद रखिएगा तो आपको फायदा होगा, डायरेक्ट आप देख के आंसर मार सकते हो नीट के एग्जाम में, क्योंकि मेंस में भी आजकल 6 6 पेपर्स होने लगे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप के बच्चों वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, now the next concentration, let's come to the next concentration term। अच्छा, एक कुछ सवाल और दे दूं क्या? एक सवाल दे देता हूँ, घर से बना के ले आना। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से बना के लेके आना है, ऐसे मैं पागल नहीं हूँ जो लिखता हूँ बैठ के क्वेश्चन, नहीं तो एक दिन तुम लोग के पिताजी लोग को बोल दूंगा कि ये लोग होमवर्क वोमवर्क बना के आते नहीं है, इन लोग का नाम हम कटाइए, अब वो भी अभी से।
जो बच्चा, पता है मैं क्लास में आपको 1-2 क्वेश्चन क्यों देता हूँ करके आने के लिए, क्लास वाले शीट में? बस इसीलिए देता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने कौन-कौन नोट्स खोला है। अगर आप कोई भी ये बंदा जो इस क्वेश्चन को बनाएगा, वो पक्का नोट्स खोला हो, और जो बंदा नहीं बनाया है वो नोट्स नहीं खोला है और उसको कभी नहीं आएगा सब्जेक्ट। जो नोट्स रिवाइज़ नहीं करता उसको जीवन में सब्जेक्ट नहीं आता। ये सत्य है। अब भले ये कटु लग रहा हो, कटु सत्य, लेकिन ये है। जो नोट्स नहीं रिवाइज़ किया उसको सब्जेक्ट नहीं आया। क्योंकि कंटेंट धीरे-धीरे बढ़ते जाता है। ठीक है? ये सवाल करके आइएगा। दिस इज़ होमवर्क। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट concentration term, that is ppm. ppm is parts per million. पार्ट्स पर मिलियन। अब बेटा देखिए, इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म की एक खासियत है, ये एक पर्टिकुलर जगह पे ही यूज करते हैं जहां पे सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हाँ बोलो। सर थोड़ा 1 मिनट देंगे, वो क्वेश्चन लिख रहे हैं। जहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम वही यूज करते हैं जहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी 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 लेस विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमको मान लो कि जैसे अमाउंट ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ, जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो नंबर ऑफ, क्या बोलो, डजन, नंबर ऑफ डजन्स ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बताओ। या आपके पास 144 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो नंबर ऑफ डजन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बताओ। नहीं बता सकते ना आप। ये बहुत घटिया नंबर आएगा जो आएगा डजन में, बहुत घटिया। ठीक है, तो इसको हम किस में प्रेफर करते हैं, मोल में बताना। अब तो इवन आप लोग को याद हो गया होगा कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 1 मोल। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में है। ठीक है, और बहुत ज्यादा नंबर में होने के कारण हम उसको डजन में एक्सप्रेस करना इज इनकन्वीनियंट, नॉट इजी टू यूज। ठीक है, क्योंकि नंबर जितना खराब आएगा उसको आगे यूज करना उतना ही मुश्किल होगा। उसी तरह पार्ट्स पर मिलियन ऐसे जगह पे यूज होता है जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत 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 कम होता है विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो वहां पे अगर आप नॉर्मल टर्म्स लगाओगे, जैसे लाइक मोलैरिटी लगाओगे, स्ट्रेंथ लगाओगे, तो उसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी और उसको यूज करना काफी डिफिकल्ट होगा। जस्ट लाइक कि मान लो कि पार्ट्स पर मिलियन कहाँ यूज किया जा सकता है, जैसे कि आपके घर में जो पानी आती है, तो जो नल से पानी आता है, अगर आपको उसमें कोई पूछे कि बताओ कि मोलैरिटी ऑफ जिंक, ठीक है बेटा, तो कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे, बोलो, जहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका बहुत कम होता है। जस्ट लाइक कि मैंने क्या बताया आपको, घर के नल का एग्जांपल दिया कि घर के नल में जो जिंक का अमाउंट, मान लो कि आपको बोले कि आपके घर में जो पानी आता है उसमें जिंक कितना है, या आपके एक्वागार्ड से जो पानी आता है उसमें जिंक कितना है, तो क्या मोलैरिटी निकालोगे उसका? मोलैरिटी निकालोगे तो ऐसा आएगा 0.0000007। अब इस नंबर को यूज करना क्या है, 758, ऐसा है। इसको यूज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस टाइप के केसेस में, इस टाइप के सिचुएशंस में अपन पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? सबसे पहले वो समझ लीजिए, ये यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन
to express the concentration of very dilute solution, express the concentration of very dilute solution, जो highly diluted solution जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट नाम मात्र का सॉल्यूट हो, जैसे कि आपको पानी में अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, जिसको कुछ जानकारी नहीं है उतना, उसको कैसे पता कि आयरन उसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो इस टाइप के मतलब कि सॉल्यूशन मतलब दिख ही नहीं, पता ही नहीं लग सकता उसको देख के कि इसके अंदर ये चीज है, ठीक है। तो इस टाइप की, जैसे आपको अगर मैं बोल दूं कि होम्योपैथी की दवा है, इसके अंदर क्या है, तो दिख थोड़े ना रहा है क्या है, ठीक है। तो इसे पता ही नहीं लगेगा कि क्या है, उसको हम निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो पार्ट्स पर मिलियन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो ppm इज एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स पर ऑफ सॉल्यूट बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मतलब कि इनटू 10 टू द पावर 6, मतलब कि सबसे पहले इस टर्म की बात कर लेते हैं, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पार्ट बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि पर 100 मतलब ये कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन पे कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट है, पर 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितने पार्ट सॉल्यूट, या पर 1000 पार्ट सॉल्यूशन में कितने पार्ट, मतलब आपके क्या किया कि टोटल सॉल्यूशन को ऐसा 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 बांट दिया बहुत सारे पार्ट्स में। अब इसमें बोला कि भाई एक पार्ट मतलब कितने पार्ट्स इसमें से सॉल्यूट है। अब वो पार्ट क्या हो सकते हैं, दैट पार्ट कैन बी इन टर्म्स ऑफ वेट, दैट कैन पार्ट कैन बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वॉल्यूम, दैट पार्ट कैन बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मोल आल्सो। क्या मेरी बात समझ में आ रही, बोलो। तो अगर मैं बोलूं कि ppm इन टर्म्स ऑफ मास, तो ppm इन टर्म्स ऑफ मास अगर निकालना है, तो आप जैसे कि पार्ट्स को आप क्या लिखोगे, मास लिखोगे इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। अब ये 10 टू द पावर 6 से क्यों मल्टीप्लाई करते बताना भूल गए, अब 10 टू द पावर 6 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि अभी भी अगर हम पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो इसी टाइप का कुछ नंबर आएगा अजीब टाइप, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन से बहुत कम है। तो इसको बड़ा करने के लिए हम 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 10 टू द पावर 6 इज व्हाट, बोलो, मिलियन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली है क्या, ये बताता है कि अगर मैं सॉल्यूशन को 1 मिलियन पार्ट में बांट दूं, 1 मिलियन पार्ट में बांट दूं, तो उसमें से कितना पार्ट सॉल्यूट का है। अब वो 1 मिलियन पार्ट में तुम किस सेंस में बांट रहे हो, वॉल्यूम के सेंस में बांट रहे हो, मास के सेंस में बांट रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स के सेंस में बांट रहे हो, नंबर ऑफ जो भी सेंस में बांट रहे हो, तो उसमें से कितना पार्ट सॉल्यूट कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ, बोलो, आ रही है सबको, यस सर। ठीक है। तो ppm इन टर्म्स ऑफ मास क्या हो जाएगा, बताओ बेटा, इट विल बी वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई बोले ppm इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स की जगह बस ये आ गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, बोलो, वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। वेरी गुड, ठीक है। उसी तरह अगर ppm इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप मोल्स में डिफाइन कर सकते हो, या मोल्स आ गया तो क्या लिखूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय ना सॉरी इनटू 100 ने 10 टू द पावर 6 होगा ना बेटा, ठीक है, number of moles of solute divided by number of moles of solution into 100. Now if the solvent is water, if the solvent is water, if the solvent is water, ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, तो आप ppm को आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, इज वाटर, ठीक है। क्यों ऐसा कर सकते हो, देखिएगा, ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा, बोलो, 1 ग्राम पर एमएल होती है, बोलिए, यस सर। होती है ना। नाउ इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट देन यू कैन कंसीडर दैट व्हाट, बोलो, कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, या फिर जो आप सिंपल बोल सकते हो कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वही क्या है, बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब दोनों तो 1 से रिलेटेड है ना बेटा, अगर देखे तो मतलब कि ग्राम 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 एमओ, आप समझ रहे हो बात को, मतलब जो वाटर की डेंसिटी है वही, मतलब ये सिंपल बोल रहा हूँ, इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट कैन वी कैन इजीली कंसीडर दैट द डेंसिटी ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मतलब कि क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा बोल सकते हैं, बोलो हाँ कि ना, बोल सकते हैं। सर यहाँ 100 मल्टीप्लाई होगा। नहीं नहीं, 10 टू द पावर 6 ही होगा, वो गलती से लिख देता हूँ, 100 लिखने की आदत होती है ना नॉर्मल, गलती से लिख दिया, हर जगह 10 टू द पावर 6 होगा, ठीक है।
ओके, समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, आप मतलब बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आप जैसे कि मान लो कि इसको अपन ऐसे डिफाइन करें, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वेट की जगह आप वॉल्यूम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1 से रिलेटेड होता है, 1 ग्राम में 1 ml होता है, ठीक है, वाटर में। और यहाँ पे वाटर जो सॉल्वेंट है वही सॉल्वेंट की डेंसिटी इज इक्वल टू सॉल्यूशन की डेंसिटी। अब ये क्यों करेंगे, एक बार जो मैंने बताया उसको बैठ के सोचना, आराम से चमकेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए तुम ये फॉर्मूला को आराम से बेधड़क अप्लाई करो और सोचते रहना अप्लाई करते करते कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? अरे बोलो हाँ कि नहीं, अभी नहीं समझ में आपको? बेसिकली है क्या, तो दोनों 1 से रिलेटेड है, आप इजिली इस टर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको किसमें लेना है, ग्राम में ले लेना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेना ml में। अरे ठीक है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml ले सकते हैं ना अपन? अरे बोलो, इसीलिए ऐसा लिख यस सकते हैं। सर, समझ में आया? ठीक यस है, सर। तो आज के लिए बेटा यहीं पे, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है, आपका थैंक होमवर्क यू तो सर। होमवर्क है, आपको होमवर्क दिया हुआ है जीसी पे, आप लोग को बना के रखिएगा, मैंने उसका टाइम ऑलरेडी बीत चुका है, डेडलाइन, ठीक है, बना के रखिएगा। थैंक यू।